अक्सर जब हम बहादुरी या कायरता के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सीधा किसी सरहद का या जंग का कोई दृश्य आ जाता है। हाँ, बिल्कुल कोई बड़ी सी लड़ाई या युद्ध का मैदान। वही तो, मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि कायरता कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ मैदान जंग में ही नजर आती है। जैसे खतरा सामने आया और कोई पीठ दिखाकर भाग गया तो वो कायर है। क्योंकि इस तरह की परिभाषा को मापना बहुत आसान होता है ना। हम इसे बस एक विशुद्ध शारीरिक प्रतिक्रिया मान लेते हैं। सही कहा। लेकिन मानव मनोविज्ञान और जो हमारी सामाजिक संरचनाएं हैं, उनके भीतर जो कायरता पनपती है वो इतनी साफ साफ नहीं दिखती। बिल्कुल नहीं दिखती। वो बहुत ही अदृश्य और मैं कहूँगा काफी जटिल होती है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का जो मुख्य विषय है वो यही अदृश्य कायरता है। तो आज हम कथाकल्प यूट्यूब चैनल के एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत के जरिए मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कायर पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये कहानी बहुत ही गहरी है। सच में। और इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से समाज की उन खोखली मान्यताओं को समझना है। मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे विचारों से आधुनिक होना और व्यवहार में आधुनिक होना, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। बहुत सही बात पकड़ी आपने। मतलब अगर हम इस कहानी को देखें तो ये 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के उस भारतीय मध्यम वर्ग का आईना है जो पश्चिमी शिक्षा के संपर्क में तो आ रहा था, लेकिन अपनी जड़ों से मुक्त नहीं हो पाया था। वो एक अजीब सा संधि काल था। बिल्कुल। और इस चर्चा में हम उसी वैचारिक पाखंड का विश्लेषण करेंगे जो ईमानदारी से कहूं तो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए कहानी के कालक्रम में ज्यादा उलझने के बजाय हम सीधे उस वैचारिक टकराव पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा की नींव है। स्रोत में दो मुख्य किरदार हैं, केशव और प्रेमा। हाँ, केशव और प्रेमा, इन दोनों का विरोधाभासी कहानी का मूल है। केशव एक ऐसा युवक है जो खुद को बहुत प्रगतिशील मानता है। वो जाति-पात का घोर विरोधी है और कुल की मर्यादा को महज एक ढकोसला बताता है। और दूसरी तरफ प्रेमा है। हाँ, प्रेमा जो एक पारंपरिक वैश्य परिवार यानी बनिया परिवार से आती है, वो पुरानी प्रथाओं को मानती है और अपने माता-पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाने को एक असंभव पाप समझती है। जो विक्टोरिया पार्क वाला दृश्य है स्रोत में, वो इन दोनों के टकराव को बहुत खूबी से दिखाता है। बिल्कुल। उस दृश्य में केशव प्रेमा पर लगातार दबाव डालता है ना? हाँ, वो दबाव डाल रहा है कि प्रेमा अपने परिवार से विद्रोह करे, और जब प्रेमा अपनी व्यावहारिक चिंताएं बताती है तो केशव झल्ला जाता है। वो उसे पुरानी रूढ़ियों की गुलाम कह देता है। पुरानी रूढ़ियों की गुलाम। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो केशव यहाँ एक बहुत बड़े कॉग्निटिव डिसोनेंस का, यानी संज्ञानात्मक विसंगति का शिकार है। वो कैसे? मतलब उसने किताबों में तो विद्रोह के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन जमीनी हकीकत में उस विद्रोह की कीमत क्या होती है, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। अरे ये तो बिल्कुल आज के उन इंटरनेट एक्टिविस्ट्स की तरह लगता है। हाँ, वो कीबोर्ड वॉरियर्स जो होते हैं। बिल्कुल। जो सोशल मीडिया पर तो बड़ी बड़ी क्रांतियों की बातें करते हैं, लंबे लंबे पोस्ट्स लिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। एकदम सटीक तुलना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि केशव का ये दबाव उसका सच्चा प्रेम था या फिर सिर्फ अपनी जिद पूरी करने का एक स्वार्थ था, जहां वो खुद को वैचारिक रूप से श्रेष्ठ साबित करना चाहता था? इसे सिर्फ स्वार्थ या पाखंड कहना शायद केशव के चरित्र का थोड़ा सरलीकरण हो जाएगा। दरअसल केशव उस शिक्षा व्यवस्था का एक ट्रैजिक प्रोडक्ट है। ट्रैजिक प्रोडक्ट मतलब उस व्यवस्था ने उसे पश्चिमी दर्शन तो पढ़ा दिया, लेकिन असल जिंदगी में उन सिद्धांतों पर खड़े रहने का साहस नहीं दिया। उसका विद्रोह सिर्फ एक बौद्धिक विलासिता थी। बौद्धिक विलासिता। वो प्रेमा की जो जमीनी हकीकत है, एक स्त्री होने के नाते उसकी जो सीमाएं हैं, उन्हें समझे बिना ही अपनी उम्मीदों का सारा बोझ उस पर डाल रहा था। और मजे की बात यह है कि इस बौद्धिक विलासिता का असर प्रेमा पर बहुत गहरा होता है। बहुत गहरा। स्रोत बताता है कि प्रेमा के अंदर एक खामोश विद्रोह जन्म लेने लगता है। मतलब जो लड़की अपने माता पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकती थी, वो ये फैसला करने लगती है कि शरीर भले ही माता पिता का हो, लेकिन आत्मा तो उसकी अपनी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बदलाव है प्रेमा में। हाँ, वो सोचने लगती है कि बिना प्रेम के विवाह करना अपनी देह बेचने के समान है। और ये विद्रोह रातों रात नहीं होता। आपको याद होगा जब उसकी माँ उसे समझाती है
कि लड़कियों को तो पराया घर जाना ही पड़ता है, ये सब भाग्य का खेल है। हाँ, वो वाला हिस्सा। तब प्रेमा डरते डरते कहती है कि कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं। ये दिखाता है कि केशव के विचारों ने उसके शांत मन में हलचल मचा दी थी। बिल्कुल। वो अपने पारंपरिक ढांचे के भीतर रहकर ही एक नई भाषा खोजने की कोशिश कर रही थी। सही कहा। और इस नई भाषा का सबसे मुखर रूप तब सामने आता है जब उसके पिता लाला जी उसके लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित रिश्ता लेकर आते हैं। अरे हाँ, वो आईसीएस वाला लड़का। हाँ, आईसीएस परीक्षा पास लड़का। उस समय भारत में आईसीएस का मतलब था समाज का सबसे ताकतवर ओहदा। कोई भी परिवार ऐसा रिश्ता पाकर तो खुद को धन्य ही मानेगा। लेकिन प्रेमा उसे ठुकरा देती है, सीधे सिरे से खारिज कर देती है। और उसका तर्क देखिए। वो उस आईसीएस अधिकारी को स्वार्थी कहती है, जिसका मकसद सिर्फ गरीब भाइयों पर शासन करना है। और इसके उलट वो केशव को क्या मानती है? वो केशव को त्याग की मूरत मानती है। यही तो विडंबना है। हाँ, क्योंकि प्रेमा की कंडीशनिंग ऐसी थी कि वो प्रेम को सीधे त्याग से जोड़ दी थी। उसने केशव के उस छद्म आदर्शवाद को ही असली त्याग मान लिया था। और अपनी इसी धारणा के चलते वो पहली बार हिम्मत करके अपने पिता को बता देती है कि वो केशव नाम के एक ब्राह्मण लड़के से प्रेम करती है। बाप रे, उस दौर में ये कहना। हाँ, लाला जी का जो पहला रिएक्शन था भयंकर क्रोध का, वो उसे कॉलेज जाने से रोक देते हैं। ये उस दौर की सामाजिक जड़ता का बहुत ही प्रामाणिक चित्रण है। समाजशास्त्र की दृष्टि से लालाजी का क्रोध बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं था। कैसे? क्योंकि पारंपरिक समाज जातियों के कठोर विभाजन पर ही तो टिका था। एक वैश्य लड़की का ब्राह्मण परिवार में जाना सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं था, वो पूरे सामाजिक ढांचे को चुनौती थी। बिल्कुल। लालाजी को लगा कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो पीढ़ियों से बनी है, वो एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है, और मुझे ये हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। 6 महीने बाद वाला। हाँ, मतलब जिस पुरानी पीढ़ी को केशव रूढ़िवादी कहता था, उसी पीढ़ी के लाला जी अपनी बेटी की उदासी देखकर अपना फैसला बदल लेते हैं। वो अपनी बेटी की खुशी के लिए पूरे समाज से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इस परिवर्तन के पीछे जो तंत्र काम कर रहा है ना, उसे मुंशी प्रेमचंद ने आपद धर्म की संज्ञा दी है। आपद धर्म, इसे थोड़ा समझाएंगे? आपद धर्म का अर्थ है संकट काल का धर्म। जब सामान्य सामाजिक नियम और इंसान की जीवन रक्षा के बीच टकराव होता है, तो शास्त्रों में भी आपद धर्म का पालन करने की छूट है। अच्छा। लालाजी देख रहे थे कि उनकी बेटी घुट-घुट कर मर रही है। यहाँ सामाजिक संरक्षण और एक पिता की जो जैविक वृत्ति होती है, उसके बीच सीधा टकराव था। ये सच में सोचने वाली बात है कि एक पारंपरिक पिता का भावनात्मक जुड़ाव अंततः समाज के नियमों पर भारी पड़ गया। बिल्कुल। वो अपनी पत्नी से कहते भी हैं कि वो अपनी झूठी मर्यादा के लिए अपनी बेटी की हत्या नहीं कर सकते। और यही लालाजी की असली आधुनिकता है। हाँ। केशव की आधुनिकता सिर्फ किताबों तक थी, लेकिन लालाजी की आधुनिकता करुणा और यथार्थ से उपजी थी। एक पारंपरिक इंसान का ये लचीलापन साबित करता है कि इंसानियत किसी भी हठ धर्मिता से ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन लाला जी का ये साहस तब एक बहुत बड़ी दीवार से टकराता है जब वो केशव के पिता यानी पंडित जी के पास प्रस्ताव लेकर जाते हैं। पंडित जी, जो उस पुरानी विचारधारा के एकदम चरम रूप हैं। वो नए जमाने को सर्वनाश मानते हैं। उनके लिए बनिए की लड़की से शादी का प्रस्ताव एक घोर अपमान था। उनके लिए ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि उस युग का अंत था जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व था। उनका क्रोध दरअसल उनका डर था। हाँ, जब लालाजी नम्रता से कहते हैं कि आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के हो गए हैं, हमें ही झुकना पड़ेगा, तो पंडित जी भड़क जाते हैं। वो लालाजी को बुरी तरह बेइज्जत करके निकाल देते हैं। और यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े रियलिटी चेक की तरफ बढ़ती है। बिल्कुल। पंडित जी केशव को बुलाते हैं और उसे सीधे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दे देते हैं। और बस उसी अलगे केशव के आदर्शों की हवा निकल जाती है। स्रोत में उसकी तुलना एक ऐसे सिपाही से की गई है जो दूर से तो युद्ध की बड़ी बड़ी बातें हाँकता है, लेकिन बंदूक देखते ही कायरों की तरह हिम्मत हार बैठता है। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा निष्पक्ष होकर भी सोचना होगा। मतलब आप केशव का बचाव कर रहे हैं? बचाव नहीं, पर उसकी हार सिर्फ उसकी व्यक्तिगत बुराई नहीं थी। ये उस संयुक्त परिवार व्यवस्था के आर्थिक नियंत्रण का भी नतीजा था, जहां युवाओं के पास विचार तो थे पर पैसे नहीं। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि केशव की जो सारी आधुनिकता थी वो पूरी तरह से उसके पिता की पारंपरिक तिजोरी द्वारा फंडेड थी। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, फंडेड। और जब वो तिजोरी बंद होने का डर सामने आया तो उसका सारा प्रगतिशील दर्शन गायब हो गया। उसने अपने ही पिता के सामने दबी जबान में कह दिया कि शादी की खबर बिल्कुल झूठ है। यही मानव स्वभाव की त्रासदी है।
सिद्धांतों पर भाषण देना तब तक आसान है जब तक कोई कीमत न चुकानी पड़े। कहाँ तो वो प्रेमा को दुनिया छोड़ने के ताने दे रहा था और कहाँ संपत्ति छीनने के डर से सब भूल गया। केशव के पास कल्पना शक्ति थी, पर वास्तविक संघर्षों को झेलने का सामर्थ्य नहीं था। उसने अपनी सुरक्षित दुनिया चुनी। जो शायद एक मानवीय कमजोरी हो सकती है, लेकिन इसके प्रेमा पर जो परिणाम हुए वो तो अक्षम्य है ना। पूरी तरह अक्षम्य है। स्रोत का वो हिस्सा सचमुच झकझोर कर रख देता है। प्रेमा जिसने अपने परिवार से बगावत कर ली थी, वो केशव को एक पत्र लिखती है। बहुत ही भावुक पत्र। हाँ, वो स्पष्ट करती है कि उसे संपत्ति का कोई मोह नहीं है। वो कहती है कि उसके अपने दादा और माँ भी राजी हो गए हैं और वो सिर्फ उसका प्रेम चाहती है। प्रेमा का वो पत्र उसके साहस का अंतिम प्रमाण था। लेकिन केशव आता ही नहीं है। नहीं आता। और अगले दिन जो उसका पत्र आता है वो वैचारिक पाखंड की हद है। वो लिखता है कि उसने बहुत ठंडे दिमाग से विचार किया है और वो पिता की आज्ञा नहीं टाल सकता। वो मान लेता है कि उसमें बाधाओं से लड़ने की शक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अंत में वो क्या लिखता है, मुझे कायर न समझना। ये पंक्ति अपने आप में एक पूरा मनोविज्ञान समेटे हुए है। मतलब इंसान पीछे भी हट जाए, किसी को बीच मझधार में छोड़ भी दे और फिर भी ये उम्मीद करे कि उसका नैतिक आवरण सुरक्षित रहे। स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही मार्मिक रूपक इस्तेमाल हुआ है। हाँ, कि प्रेमा ने अपने हृदय की सारी संपत्ति लगाकर एक नाव लदवाई थी और वो नाव बीच भंवर में डूब गई। उसका सुनहरा स्वप्न टूट गया। और ये सिर्फ दिल टूटने की बात नहीं है, हमें उस पितृसत्तात्मक ढांचे को समझना होगा जहाँ लड़कियों के पास वापस लौटने के रास्ते नहीं होते। बिल्कुल। जब एक लड़की जिसे उम्र भर आज्ञाकारी होना सिखाया गया हो, वो अचानक इतना बड़ा कदम उठाती है और फिर वो फैसला एक छलावा निकल जाए, तो उसके पास दोबारा शुरुआत करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। वो अपनी माँ से अपनी हार छिपाती है, दिन भर घर के काम करती है, रात को हारमोनियम पर गाती है और अगली सुबह कमरे में उसकी देह मिलती है। प्रभात की किरणें उसके पीले चेहरे पर पड़ रही हैं। ये अंत बहुत भारी है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी का दुखद अंत नहीं है। इसे समाजशास्त्र की भाषा में मार्जिनलाइज्ड यानी हाशिए पर धकेल दिए गए व्यक्ति का अंतिम विद्रोह कहा जा सकता है। अंतिम विद्रोह। हाँ, जब समाज और अपने ही लोग सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, तब आत्मविनाशी वो रास्ता बचता है जहां व्यक्ति अपनी नियति पर अपना अधिकार जता पाता है। ये विश्लेषण हमें इस चर्चा के सबसे गहरे सवाल तक ले आता है। कहानी का नाम कायर है। तकनीकी रूप से तो केशव कायर साबित हुआ, लेकिन क्या वो पूरी सामाजिक व्यवस्था कायर नहीं है, जो बदलाव से इतना डरती है कि दो लोगों को उनके हाल पर जीने ही नहीं देती? यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। केशव की कायरता व्यक्तिगत थी, हाँ, लेकिन पंडित जी का वो अहंकार, लाला जी का वो शुरुआती डर और समाज की वो कठोरता जो इंसान की खुशी से ज्यादा अपनी झूठी मर्यादाओं को पूछती है, ये सब एक सामूहिक कायरता है। सामूहिक कायरता। बिल्कुल। और केशव जैसे लोग इसी डरपोक व्यवस्था की उपज हैं, जो व्यक्तियों को कुचलकर अपनी सत्ता बनाए रखती है। तो अगर इस गहन विश्लेषण को हम समेटें, तो हमारे सामने दो बहुत ही स्पष्ट तस्वीरें आती हैं। एक तरफ केशव है, जो विचारों से तो शेर था लेकिन कर्म से कायर निकला, और दूसरी तरफ प्रेमा है, जो विचारों से पारंपरिक थी लेकिन जिसने कर्म से ऐसा असीम साहस दिखाया कि अपने आदर्शों के लिए अपनी जान तक दे दी। ये विरोधाभासी मुंशी प्रेमचंद की लिखनी की असली ताकत है। वो हमें दिखाते हैं कि असली प्रगतिशीलता सिर्फ बातें करने से नहीं आती, बल्कि कर्म से आती है। हाँ, मुश्किल वक्त में आप अपने सिद्धांतों पर कितने अडिग हैं, यही आपके चरित्र की असली कसौटी है। तो अंत में विचार करने वाली बात यह है कि क्या आज के समय में भी हम एक ऐसा ही समाज बना रहे हैं जहां सच बोलने या अपने फैसले लेने के लिए लोगों को शहीद होना पड़े? ये बहुत चुभने वाला सवाल है। अगली बार जब कोई बड़ी बड़ी बातें करे या आदर्श बघारे, तो जरा सोचना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति मुश्किल वक्त में अपने उन सिद्धांतों की कीमत चुकाने को तैयार होगा, या वो भी बस एक और केशव साबित होगा। बिल्कुल। अगर एक सामान्य इंसान को अपनी खुशी के लिए असाधारण कीमत चुकानी पड़े, तो शायद कायर सिर्फ वो व्यक्ति नहीं जो पीछे हट गया, बल्कि वो पूरी व्यवस्था है जो उसे जीने नहीं देती। अपनी असल जिंदगी के कायरों को पहचानना ही शायद इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। एकदम सही बात है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में एक नए स्रोत और नए विश्लेषण के साथ फिर उपस्थित होंगे।